प्रश्नोत्तर सीरीज के दूसरे अंक में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज में हमने 20 प्रश्न लिए हैं। सभी प्रश्न 2 अंक की 3 अंक की हैं और सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं ये प्रश्न कौन कौन से हैं और उनके उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न है 4 सैन्य गठबंधन के नाम लिखिए। तो 2 नंबर में ये पूछा जा सकता है कि 4 सैन्य गठबंधन के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट। नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट। ये वार्सा पैक्ट, ये 4 जो है गठबंधन के नाम आप लिख सकते हैं। इसमें और दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं कि नाटो, सीटो, सेंटो ये अमेरिकी नेतृत्व में बनाए गए गठबंधन थे, जबकि वार्सा पैक्ट सोवियत संघ के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन था। अब अलग से प्रश्न पूछा है कि नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट का क्या अर्थ है। तो आपको बता देना है कि नाटो अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन है। ये जो है 1949 में गठित किया गया था। सीटो भी अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन है। ये 1954 में बना था। सेंटो अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया सैन्य गठबंधन है। ये 1955 में बना था। आप चाहें तो इनके पूरे नाम भी लिख सकते हैं। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो का जो पूरा नाम है साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो का सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इनका पूरा नाम भी लिख सकते हैं और ये भी दिखा सकते हैं कि इस गठबंधन में किस क्षेत्र के देश शामिल थे। तो सीटो में साउथ ईस्ट एशिया के जो देश थे वो शामिल थे और सेंटो में सेंट्रल एशिया के देश शामिल थे और नॉर्थ अटलांटिक में अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में जो तटीय देश थे वो इसमें शामिल किए गए थे, यानी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश इसमें शामिल थे। और वार्सा पैक्ट में ये 1955 में बना था। इसमें सोवियत संघ के नेतृत्व में ये बनाया गया था और जो साम्यवादी देश थे, विशेषकर जो पूर्वी यूरोप के देश थे, वो इसमें शामिल थे। नाटो का वर्णन कीजिए। तो नाटो के बारे में अभी हमने बता दिया। ये लिखा है अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधारा में क्या अंतर है। तो आपको बताना है कि अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी है, जबकि सोवियत संघ की विचारधारा समाजवादी है। पूंजीवादी विचारधारा उत्पादन के साधनों पर निजी लोगों के स्वामित्व का समर्थन करती है और जबकि जो समाजवादी विचारधारा है, जो सोवियत संघ की विचारधारा है, ये उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व का जो है समर्थन करता है। फिर अगला प्रश्न है धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों से क्या मतलब है। ये धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र ये शब्दावली द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो दोनों गुट थे उनके लिए ये किया जाता है प्रयोग। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान को शामिल किया जाता है जो कि एक साथ युद्ध कर रहे थे और मित्र राष्ट्र के अंदर फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका को शामिल किया जाता है क्योंकि ये चारों एक साथ युद्ध कर रहे थे। अगला प्रश्न है भारत शीत युद्ध से दूर रहना क्यों जरूरी समझा। तो पिछले अंक में भी इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हुई हैं। भारत 1947 में जब आजाद हुआ था उस समय पूरे विश्व में गुटबंदी का दौर चल रहा था, शीत युद्ध का दौर चल रहा था। भारत शांतिपूर्ण ढंग से अपने देश का पुनर्निर्माण एवं विकास करना चाहता था। वह किसी युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने शीत युद्ध से दूर रहने के लिए गुटबंदी से दूर रहना उचित समझा। इसके अलावा उसे अपने देश के पुनर्निर्माण और विकास के लिए दोनों ही गुटों से आर्थिक सहायता की जरूरत थी। अगर वह किसी एक गुट में शामिल होता तो दूसरे गुट की सहायता से वंचित रह जाता। इसका एक कारण ये भी है कि भारत अभी अभी आजाद हुआ था और वो गुटबंदी में शामिल होकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की जो इच्छा थी उसको जो है खो देता। यानी अभी अभी तो आजाद हुआ है, फिर विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत को चलना पड़ता। ये भारत को स्वीकार नहीं था, इसलिए भारत ने शीत युद्ध से दूर रहना ही जरूरी समझा। फिर अगला प्रश्न है नाम के 2 उद्देश्य लिखिए। देखिए इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न भी है गुट निरपेक्षता की नीति के कोई 3 सिद्धांत लिखिए या गुट निरपेक्षता की नीति की कोई 2 विशेषता लिखिए। ये सभी जो है प्रश्न एक ही जैसे हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि जो नाम यानी नॉन अलायंस मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो इसका उद्देश्य था तीसरी दुनिया के देशों को, अल्प विकसित देशों को, विकासशील देशों को, नव स्वतंत्र देशों को शीत युद्ध से दूर रखना, ये एक इसका उद्देश्य था। दूसरा यह है कि परस्पर सहयोग करके इनमें जो है मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना और साथ में जो है इनका आर्थिक विकास करना भी था। इसके अलावा जो
असमानता थी, पूरे वैश्विक स्तर पर असमानता थी। विकसित देश, विकासशील देश के बीच जो ये दूरियां थी, उसको कम करना, समानता के सिद्धांत पर आधारित संबंधों का विकास करना, जो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद था, इसका विरोध करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में विश्वास करना, नस्लवादी भेदभाव का विरोध करना, इस तरह के इसके सिद्धांत थे। इसके अलावा जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है, जिसे हम नियो कहते हैं, इसका समर्थन करना, इस तरह के इससे इसके जुड़े हुए कई उद्देश्य थे। और ये इसके सिद्धांतों में भी शामिल किया जाएगा कि नस्लवादी भेदभाव का विरोध करना, ये इनका सिद्धांत है। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करना, ये इनका सिद्धांत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का समर्थन करना, ये भी इनका सिद्धांत है। बिना विवाद के जो है बातचीत के माध्यम से अपने जो विवाद है उनको सुलझाना, ये इनका सिद्धांत है। तो ये यही इसकी विशेषता में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 3 प्रश्न अदल बदल के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये आपको गुट निरपेक्षता की जो नीति है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो उद्देश्य हैं, इस पर जो है आपको 3 पॉइंट तैयार करके रखना है, या 4 पॉइंट तैयार करके रख सकते हैं। 4 नंबर में 4 पॉइंट लिख देंगे, 3 नंबर में 3 पॉइंट और 2 नंबर में 2 पॉइंट लिख देंगे। अगला प्रश्न है, किन आधारों पर भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना की जाती है? तो देखें, ये आलोचना आलोचकों के द्वारा जो की जाती है वो 2 आधारों पर की जाती है। पहला आधार ये है कि जो भारत की गुट निरपेक्षता की नीति है, सिद्धांत विहीन है। ये गुट निरपेक्षता की आड़ में कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय फैसलों को लेने में जो है वो देरी करता है या चुप्पी साधे रहता है। एक ये आलोचना की जाती है। दूसरा आलोचना ये भी की जाती है कि भारत पूरे विश्व को गुटबंदी से दूर रहने के लिए कहता है, विकासशील देशों को, नवस्वतंत्र देशों को गुटबंदी से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन 1971 में वह स्वयं जो है गुटबंदी में शामिल हो जाता है। यानी सोवियत संघ से 1971 में जो भारत की मैत्री संधि हुई थी, उसके लिए कहा जा रहा है कि वो स्वयं जो है गुटबंदी में शामिल हो जाता है। हालांकि ये सही नहीं है। 1971 में जो हमारा सोवियत संघ से समझौता हुआ था, वो सैन्य समझौता नहीं था, सैन्य गठबंधन नहीं था, वो शांति का समझौता था। कि इसके माध्यम से हमने अमेरिका को जो है संतुलित किया था, और जिसकी वजह से अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ युद्ध करने नहीं आया, नहीं तो वो अपना 7वां समुद्री बेड़ा भेज दिया था। लेकिन जब पता चला कि भारत का सोवियत संघ से 20 वर्षीय मैत्री हो गई है, तो अपना 7वां समुद्री बेड़ा वापस ले लिया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये युद्ध की संधि नहीं थी, बल्कि ये शांति की संधि थी। लेकिन आलोचकों का ऐसा ही आरोप है। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर है? तो आपको बताना है कि तटस्थता युद्ध से दूर रहने की नीति है। अगर 2 देश युद्ध कर रहे हैं, तो कोई तीसरा जो देश है अपने आप को तटस्थ घोषित करेगा। इसका मतलब यह है कि वो दोनों ही गुटों में से किसी भी गुट की तरफ से युद्ध नहीं करेगा, न तो उनका किसी भी तरह से समर्थन करेगा। तो ये इसको तटस्थता कहते हैं। और वो युद्ध को शांत करने का भी प्रयास नहीं करता है। नहीं, 2 गुट युद्ध कर रहे हैं, तो न तो उनकी तरफ से युद्ध करेगा और न ही इस युद्ध को समाप्त करने के लिए भी प्रयास करेगा। लेकिन गुट निरपेक्षता की नीति इस तरह की नहीं है। गुट निरपेक्षता की नीति इसका मतलब सिर्फ यही है कि किसी भी गुट में शामिल न होना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुट के देश अगर लड़ रहे हैं आपस में, किसी भी तरफ उनके मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो मध्यस्थता की भूमिका भी न निभाए। गुट निरपेक्षता मध्यस्थता की भूमिका को निभाकर जो है विवादों को सुलझाने का प्रयास करता है। दोनों देशों के बीच या दोनों गुटों के बीच शांति स्थापना के लिए आवश्यक प्रयास करता है। इसके अलावा अगर दोनों गुटों में कोई सही है और कोई गलत है, तो ये भी कहने की हिम्मत करता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो ये जो है गुट निरपेक्षता और तटस्थता में अंतर है। गुट निरपेक्षता पृथकतावादी नीति नहीं है। स्पष्ट कीजिए, पृथकतावादी नीति क्या है? कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अपने आप को अलग कर लेना। दुनिया में क्या हो रहा है हमसे मतलब नहीं है, हम केवल अपने काम से काम रखेंगे, अपने देश के अंदर हम विकास करेंगे, बाहर से हमको मतलब नहीं है। तो इस नीति को पृथकतावादी नीति कहते हैं। लेकिन गुट निरपेक्षता की नीति इस तरह की नीति नहीं है। गुट निरपेक्ष जो देश होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अपने आप को अलग करके नहीं रखते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति स्थापना के लिए जो आवश्यक कदम है उसको उठाने में विश्वास रखते हैं। युद्धरत देशों के बीच मध्यस्थता की भूमिका अदा करके शांति स्थापना की दिशा में प्रयास करते हैं। और जो देश हैं अल्प विकसित देश हैं, उनमें परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो इस तरह से गुट निरपेक्षता की नीति जो है पृथकतावादी नीति नहीं है, बल्कि उससे अलग नीति है। अब कहा जा रहा है कि इन्हीं 4 गुट निरपेक्ष देशों के नाम लिखिए। तो 4 गुट निरपेक्ष देशों के नाम में अगर 4 संस्थापक जो देश थे उनके नाम याद रख लेंगे, तो संस्थापक देशों के नाम भी आपको याद रहेगा और 4 गुट निरपेक्ष देशों के नाम भी याद रहेगा। तो संस्थापक देशों में किसको शामिल किया जाता है? पहला तो भारत को शामिल किया जाता है, दूसरा मिस्र को शामिल किया जाता है, तीसरा जो है यूगोस्लाविया को शामिल किया जाता है, और चौथा जो है इंडोनेशिया को शामिल किया जाता है। और इनके संस्थापक जो नेता थे, इनके भी नाम आपको रट लेना है कि भारत के नेहरू जी, मिस्र के नासिर जी, यूगोस्लाविया के टीटो जी, और इंडोनेशिया के सुकर्णो जी। ये जो है संस्थापक नेता हैं, संस्थापक देश, संस्थापक नेता। आप अगर याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखें कि यूगोस्लाविया उस समय देश था
आज जो है वो कई देशों में बँट गया है, तो यूगोस्लाविया नाम का मैप पर अब कोई देश नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो संस्थापक देशों के नाम में तो उसको लिखना ही लिखना है, लेकिन वर्तमान में अगर पूछिएगा तो वो यूगोस्लाविया आप नहीं लिखेंगे, बल्कि उसकी जगह पर घाना लिख सकते हैं। घाना के वानी नक्रुमा जो है ये भी जो है संस्थापक नेता थे, संस्थापक देश में इसको भी शामिल किया जा सकता है। फिर लिखा है गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की कोई 2 पहचान लिखिए। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र की कोई 2 पहचान लिखिए। तो किसी भी राष्ट्र को गुटनिरपेक्ष तब माना जाएगा जब वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। ये तो इसकी पहली पहचान हो जाएगी। दूसरी पहचान ये है कि वो अपनी ज़मीन पर किसी भी अ, गुटबंदी में शामिल देश को सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त नहीं देगा। तो ये अगर 2 पहचान आप याद रखेंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 3 कर्णधार कौन हैं? हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जबकि कभी-कभी ऐसा होता है कि उत्तर 2-3 प्रश्नों के सेम रहते हैं, लेकिन प्रश्न अलग रहता है, तो विद्यार्थियों को समझ में आना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। इसलिए प्रश्न को हम सेम उत्तर वाले प्रश्नों को भी हम अलग-अलग नाम से दिए हुए हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 3 कर्णधार कौन हैं? तो आपको बताना है वही जो संस्थापक देश हैं और उनके जो नेता हैं, उन्हीं को बताना है। भारत के नेहरू जी को बता सकते हैं, मिस्र के नासिर जी को बता सकते हैं, इंडोनेशिया के सुकर्णो को बता सकते हैं, या अगर युगोस्लाविया के टीटो को बताना चाह रहे हैं तो सुकर्णो को आप छोड़ सकते हैं। तो ये 3 कर्णधार में नासिर, टीटो और नेहरू, ये 3 लोगों को आप बता देंगे। फिर अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम और उनके देशों के नाम लिखिए। तो ये हमने बता दिया, मिस्र का नाम बता दिया, युगोस्लाविया का नाम बता दिया और अ, इंडोनेशिया का नाम बता दिया, घाना का नाम बता दिया, भारत का नाम बता दिया और इनके नेताओं के भी नाम हमने बता दिया। आप किताब में से जो है इन 5 देशों के नाम और इनके नेताओं के नाम आप लिख के जो है आप रट्टा मार लेंगे, तो ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। यानी 3-4 तरह से प्रश्न पूछा जाता है, सभी प्रश्न आपके सही हो जाएँगे। गुटनिरपेक्षता से भारत को क्या फ़ायदे हैं? गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने से भारत को क्या फ़ायदे हैं? तो आपको बताना है कि गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलने से भारत ने जो उसकी स्वतंत्र विदेश नीति की जो इच्छा थी, वो पूरी हो गई। कोई भी विदेशी ताकत भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। दूसरी बात, भारत की इच्छा थी कि हम दोनों ही गुटों से सहायता प्राप्त कर सकें, तो भारत दोनों ही गुटों से सहायता प्राप्त करने में सफल रहा। 1965 से 67 के बीच भारत में अकाल उत्पन्न हो गया था, अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी, तो भारत को जो है अमेरिका ने खाद्यान्नों की सप्लाई किया था। सेकंड बुक में आप लोग इसको पढ़ेंगे। इसी तरह से सोवियत संघ के संबंधों को तो हम लोग जानते ही हैं कि भारत ने सोवियत संघ को टाइम टेस्टेड फ्रेंड की संज्ञा दी है। इसका मतलब है कि हमेशा हमारी मुश्किल में जो है वो हमारा साथ दिया है। लेकिन अमेरिका भी समय-समय पर भारत का साथ दिया है। जब 1962 में चीन हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था, तो उस समय जो है अमेरिका ने चीन पर दबाव बनाया था कि अपनी सेना को पीछे लो। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलने से भारत ने दोनों ही गुटों से सहायता प्राप्त करने में सक्षम रहा है। इसके अलावा ये तीसरी दुनिया के देशों के नेता के तौर पर इसकी अपनी एक पहचान बढ़ी है। अगला प्रश्न है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है? नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को शार्ट में नियो कहते हैं, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो आपको 1 नंबर में जान लें कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था अल्प विकसित, नव स्वतंत्र देश, विकासशील देश, तीसरी दुनिया के देश, इनके द्वारा ले आई गई थी। ये नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जो है ये एक सपना था। इस सपने में क्या बातें थी? ये था कि अभी तक जो अमीर देश गरीब देशों का शोषण करते आए हैं, अब ये बदलना चाहिए। अमीर देशों को गरीब देशों की सहायता करनी चाहिए। वो अपनी जो तकनीकी उपलब्ध करा रहे हैं, गरीब देशों को उसकी लागत कम होना चाहिए। अमीर देशों का जो बाज़ार है यानी विकसित देशों का जो बाज़ार है, वो विकासशील विकसित देशों के लिए भी खोल दिया जाए। इसके अलावा जो अल्प विकसित देश के जो संसाधन हैं, उस पर जो है अल्प विकसित देशों का ही नियंत्रण हो। क्यों? क्योंकि अभी तक जो है विकसित देश उनका साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के माध्यम से शोषण करते आए थे। इसके अलावा ये भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएँ हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, इन सब में जो विकसित देश हैं, इनकी दबंगई है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अल्प विकसित देशों की भी इन संस्थाओं में भूमिका को बढ़ाया जाए। तो ये जो है इसके अलावा परस्पर सहयोग के माध्यम से जो है जो अल्प विकसित देश हैं, उनका विकास करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। तो ये जो है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है। यानी ये एक सपना है जिसमें विकसित देशों के लिए विशेष रियायतों की बात की जा रही है, लेकिन यह सपना पूरा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि विकसित देश इसमें किसी भी तरह का सहयोग करने के लिए आगे नहीं आते हैं। फिर इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है NIEO यानी नियो का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना होगा कि जो अल्प विकसित देश हैं, उनका विकास करना,
उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनके यहाँ की जो गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा या इस तरह की जो समस्याएँ हैं, उसको दूर करना। इसके अलावा उनके जो संसाधन हैं, उस पर उनका स्वामित्व स्थापित हो और उनकी जो है, जो वैश्विक आर्थिक संस्थाएँ हैं, उसमें उनकी भूमिका को बढ़ाना। इस तरह के आप जो है उद्देश्य में बता सकते हैं। इसके अलावा जो विकसित देशों से जो उनको मिलने वाली जो तकनीकी सहायता है, उसकी लागत को कम करना या विकसित देशों के जो बाज़ार हैं, वो अल्प विकसित देशों के लिए भी खोल दिए जाएँ। इस तरह की बातें जो है नियो के लक्ष्य में शामिल किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, अस्त्र नियंत्रण हेतु महाशक्तियों ने किन 2 संधियों का सहारा लिया? तो आप इसमें एलटीबीटी का नाम बता सकते हैं, एनपीटी का नाम बता सकते हैं, साल्ट का नाम बता सकते हैं, स्टार्ट का नाम बता सकते हैं। तो ये किन महासंधियों का सहारा लिया? तो ये इन संधियों का हम ज़िक्र कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो हमारी प्रश्नोत्तर की सीरीज़ होगी, वो 4 अंक और 5 अंक पर आधारित होगी। धन्यवाद।